हेलो डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दिपेश वैष्णव। आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो राजस्थान के चौहानों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, और आज की जो क्लास है वो होगी अजमेर के चौहानों के बारे में, जो कि आज के अपने अजमेर के चौहानों के बारे में अंतिम क्लास रहेगी। तो हम आज की जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। एग्जाम की दृष्टि पॉइंट से भी हर बार एग्जाम में लगभग इस शासक के फैक्टों से कुछ न कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप जरूर होता है। तो हम आज इस क्लास में बात करेंगे अजमेर के चौहानों में सबसे वीर प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय की बात करेंगे। इनका जन्म, अगर सबसे पहले बात करें पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जन्म 1166 में गुजरात के अनिहल पाटन में इनका जन्म हुआ। कब? 1166 में। इनकी माता जो थी उनका नाम कर्पूरी देवी था, पिता तो जो थे वो सोमेश्वर चौहान थे। बात करें इनके प्रधानमंत्री तो केमास या कदमवास। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही शासक बन गए थे। कितने वर्ष की उम्र में? 11 वर्ष की उम्र में। जब ये इतनी छोटी उम्र में शासक बने तो इनकी माता कर्पूरी देवी और प्रधानमंत्री केमास या कदमवास के संरक्षण में इन्होंने शुरुआती शासन किया। इनका जो सेनापति था उसका नाम था भुवनमल। और जो पृथ्वीराज चौहान की जो जो उपाधियां हैं, अगर उन उपाधियों की बात करें तो एक उपाधि थी इनकी दलपुंगल, एक थी राय पिथौरा। एक तो थी दलपुंगल, एक थी राय पिथौरा। दलपुंगल का सामान्य अर्थ है विश्व विजेता। इसके बाद अगर हम बात करें पृथ्वीराज चौहान, जो कि एक ये भी विद्वान था और विद्वानों का आश्रयदाता था। इनके दरबार में कौन कौन से विद्वान हैं उनके बारे में अगर हम चर्चा करें तो इनके दरबार में चंद्रवरदाय, जिसके द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया। इसके बाद जयानक, जिन्होंने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ लिखा। फिर वागेश्वर, जनार्दन, विद्यापति गौड़, पृथ्वीभट्ट, विश्वरूप और आसाधर इनके प्रमुख दरबारी विद्वान थे। इसके बाद अगर हम स्थापत्य कला की बात करें पृथ्वीराज चौहान की, तो इन्होंने दिल्ली में राय पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किसका? दिल्ली में राय पिथौरागढ़ दुर्ग का इन्होंने निर्माण करवाया। जब ये शासक बने तो इन्होंने प्रारंभिक वर्षों में इनका जो संघर्ष हुआ अगर उसकी चर्चा करें तो प्रारंभिक वर्षों में अपने विरोधी चचेरेबाई नागार्जुन भंडारकों का दमन किया। प्रारंभिक वर्षों में पृथ्वीराज चौहान ने अपना इनका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था नागार्जुन भंडारको, जो कि एक जाति थी जो कि राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पंजाब से ये जाति आई थी। इस जाति का भी दमन किया क्योंकि ये धीरे धीरे राजस्थान में प्रवेश कर रही थी। तो नागार्जुन भंडारको का इन्होंने दमन किया। बात करें इसके बाद एक युद्ध आता है इनका महोबा या तुमुल का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1182। ये एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि महोबा या तुमुल का युद्ध कब हुआ? तो 1182। अब ये युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो पृथ्वीराज तृतीय वर्सेज परमार्दी देव चंदेल। ये चंदेल शासक था। चंदेल वंश का शासक कौन था? परमार्दी देव। इनके बीच महोबा का या तुमुल का युद्ध हुआ। अब बात करें इस युद्ध की, तो इस युद्ध में युद्ध तो हो गया, लेकिन इस युद्ध में जो चर्चा का मुख्य कारण है वो कौन है? आला व उदल। आला व उदल। ये आला व उदल जो थे ये परमारदेव, चंदेल शासक था परमारदेव, इसके सेनापति थे। अब ये आला उदल है ना, जिस तरह हम बात करेंगे मालदेव राठौड़ों में, मारवाड़ के राठौड़ों में, तो उनके जो सेनापति थे जेता और कोपा। जेता और कोपा ने जिस तरह अपनी शौर्यता शेरशाह सूरी के सामने दिखाए, उसी प्रकार आला व उदल ने भी अपने शौर्य पराक्रम से, अपने शौर्य के कारण ये इतिहास में अमर हुए, क्योंकि ये भी आला उदल पृथ्वीराज तृतीय से युद्ध करते हुए युद्ध में पराजित हुए। कहते हैं कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगा हुआ, उस क्षेत्र में आज भी वहाँ के लोकगीतों में इनके नाम लिए जाते हैं। किनके? आला व उदल के। अब यहाँ पर जब महोबा के युद्ध में परमारदेव को हरा दिया, किसने? पृथ्वीराज ने। तो पृथ्वीराज ने जब इसको हरा दिया तो यहाँ का शासक या प्रशासक किसे नियुक्त किया? पुंजन राय को। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। पुंजन राय को यहाँ का, कहाँ का? महोबा का प्रशासक नियुक्त किया। तो ये याद रखना। इसके बाद जो इसका अगला संघर्ष हुआ वो था चालुक्यों से। ये चालुक्य कहाँ के शासक थे? गुजरात के। गुजरात क्षेत्र में, राजस्थान के लगभग हम कहें तो दक्षिणी पूर्वी या दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र था उसमें
चालुक्य थे। तो पृथ्वीराज तृतीय व भीमदेव द्वितीय के बीच ये संघर्ष हुआ। तो संघर्ष का जो कारण माना जाता है कि संघर्ष किस वजह से हुआ, या संघर्ष का जो कारण था वो कारण क्या था। तो कहते हैं कि जो आबू क्षेत्र है, अपने आबू क्षेत्र का एक शासक था जिसका नाम था सलक। क्या नाम था उसका? सलक, राजा सलक। इसकी पुत्री थी एक इच्छनी देवी। इच्छनी देवी प्रेम तो करती थी पृथ्वीराज तृतीय से या पृथ्वीराज चौहान से, और इसके पिता विवाह करना चाहते थे भीमदेव से। इच्छनी देवी ने पृथ्वीराज को पत्र लिखा, कहा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ और पिताजी जबरदस्ती मेरा विवाह चालुक्य शासक भीमदेव से करना चाहते हैं, तो आप आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। तो पृथ्वीराज चौहान ने इच्छनी देवी से विवाह किया, और इसी विवाह के कारण कहते हैं कि इन दोनों के बीच में आपस में संघर्ष हो गया। हमेशा एक नारी आपस में दो में संघर्ष कराती है, चाहे कुछ भी हो। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो पृथ्वीराज तृतीय और भीमदेव के बीच एक युद्ध हुआ जिसको कहते हैं नागौर का युद्ध, जो कि 1184 में हुआ। कब हुआ? 1184। ये युद्ध अनिर्णायक माना गया है। इसमें ना तो किसी की विजय हुई ना किसी की हार हुई, बस एक संघर्ष मात्र था। कहते हैं कि पृथ्वीराज तृतीय वर्सेस भीमदेव के बीच में नागौर का युद्ध हुआ 1184 में। अंत में जो भीमदेव चालुक्य शासक था, इसके ही एक मंत्री जिसका नाम था जगदेव प्रतिहार, इसके प्रयासों से 1187 में इन दोनों के बीच संधि हुई। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और भीमदेव के बीच 1187 में इन दोनों के बीच संधि हुई। तो इसका एक कारण तो माना जाता है इच्छनी देवी, जो कि एक चालुक्य, जो कि एक आबू के शासक सलक की पुत्री थी, इससे विवाह को लेकर भी संघर्ष हुआ। और एक कारण माना जाता है कि ये मतलब जो पृथ्वीराज चौहान का राज्य था उसको धीरे धीरे उस क्षेत्र में बढ़ रहा था, तो इस कारण इनके बीच 1184 में नागौर के बीच ये युद्ध हुआ। अब इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे चौहान और गढ़वाल, जो जयचंद गढ़वाल है, इनके बीच किस कारण संघर्ष हुआ उसके बारे में अगले हम आगे चर्चा करते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे चौहान व गढ़वाल वैमनस्य, मतलब चौहान और गढ़वालों के बीच कैसे मन मुटाव हुआ। इसका एक जो इनके बीच मन मुटाव का जो कारण माना जाता है, उसमें एक कारण तो आप सबको पता है कि संयोगिता के विवाह को लेकर इनके बीच मन मुटाव हुआ। कहते हैं कि गढ़वाल शासक था जिसका नाम था जयचंद। क्या? जयचंद। और जयचंद की पुत्री कौन थी? संयोगिता। पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता दोनों एक दूसरे से ये प्रेम करते थे। जयचंद संयोगिता का विवाह कहीं और करना चाहता था, और संयोगिता वही प्रेम किससे करती थी? पृथ्वीराज चौहान से। इसने कहते हैं कि जयचंद ने इसके लिए संयोगिता के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, और उस स्वयंवर में कहते हैं कि इसने पृथ्वीराज चौहान का अपमान करने के लिए इसकी पत्थर की मूर्ति या कहें कि इसकी लोहे की मूर्तियाँ, जहाँ पर द्वारपाल खड़े होते हैं वहाँ पर इनकी मूर्तियाँ खड़ी की। तो स्वयंवर का टाइम था, तो कहते हैं कि संयोगिता जो थी ये हाथ में वरमाला लेकर जो वो मूर्ति थी पृथ्वीराज चौहान की, उस मूर्ति को उसने वरमाला पहना दी, और वहाँ पर पहले से ही पृथ्वीराज चौहान उस मूर्ति के पीछे मौजूद था। और जैसे ही संयोगिता ने जो वरमाला उस मूर्ति को पहनाया, तो मूर्ति को बगल में करके स्वयं पृथ्वीराज ने वो वरमाला धारण की, और कहते हैं कि वहाँ से इसको घोड़े से भगा कर ये ले आया। और इसके पीछे गढ़वाल जयचंद की सेना भी लगी, लेकिन ये उसको सुरक्षित रूप से वहाँ से निकाल लाया। तो एक कारण तो इनका ये माना जाता है। दूसरा कारण है दिल्ली के शासन को लेकर अधिकार। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद दोनों मौसी के मौसेरे भाई थे ये। तो जो दिल्ली का जो शासन था उसको लेकर इन दोनों के बीच में भी आपस में मन मुटाव हुआ, वैमनस्य हुआ। तो ये तो हुआ था इनके बीच
का जो मनमुटाव है वो किनके, चौहान व गढ़वालों के बीच। ये एकमात्र कहानी मात्र एग्जाम की दृष्टि पॉइंट से ये चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, गढ़वाल शासक कौन था, जयचंद। जब यहाँ से संयोगिता से इसने विवाह कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो ये जयचंद अब आगे जाकर पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ युद्ध करेगा। अब वो कब करेगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं अब आगे चलकर। तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का मैदान जो है आप सबको पता होगा, हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। कहाँ पर, हरियाणा के करनाल में। तराइन कहाँ स्थित है, हरियाणा के करनाल जिले में तराइन का मैदान स्थित है। कहते हैं कि लगभग जो तराइन का युद्ध था वो किसके बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरे के बीच ये युद्ध माना जाता है। लगभग 1186 से लेकर 1191 के बीच, 1186 से लेकर 1191 के बीच कई बार मोहम्मद गोरे ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किए। कोई कहता है कि 11 बार, कोई कहता है 7 बार, कोई कहता है कि 24 बार। सब अलग अलग इन आक्रमणों को बताते हैं। हम मीर काव्य की बात करें तो उसके अनुसार ये आक्रमण कितनी बार हुए, 7 बार। अगर इसके बाद हम चर्चा करें पृथ्वीराज प्रबंध की तो उसके अनुसार ये आक्रमण कितनी बार हुए, 8 बार। इसके बाद अगर हम चर्चा करें पृथ्वीराज रासो तो 21 बार। उसमें इन आक्रमणों को बताया कि मोहम्मद गोरी ने 21 बार आक्रमण किए। अगर हम प्रबंध चिंतामणि की बात करें तो उसमें 23 बार इन आक्रमणों की संख्या बताई। लेकिन कहते हैं कि जो प्रमुख युद्ध थे वो 2 हुए। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध, ये 1191 में हुआ था। कब, 1191 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। इस युद्ध में कहते हैं कि गोरी की हार हुई। इस हार का प्रमुख कारण था पृथ्वीराज चौहान के 2 सेनापति गोविंदराज और खांडेराव। कहते हैं कि जब गोविंदराज और गोरी के बीच युद्ध चल रहा था तो गोरी ने पृथ्वीराज के ऊपर एक भाले से वार किया। गोरी ने गोविंदराज के ऊपर एक भाले से वार किया और इस वार से ये बच तो गया कौन, गोविंदराज। लेकिन कहते हैं कि इन भाई साहब के कितने, 2 दांत टूट गए। अब बात दांतों की, अगर दांत टूट गए तो गैर बात है कि इनको गुस्सा आना ही था। जैसे ही इनको गुस्सा आया तो कहते हैं कि इन्होंने अपनी बर्ची से गोरी पर इतना खतरनाक वार किया कि गोरी वहीं पर क्या हो गया, घायल। मरा नहीं, वहीं पर घायल हो गया। ये इतना घायल हो गया कि अंत में इसे यहाँ से इसके सैनिकों के द्वारा युद्ध के मैदान से ले जाया गया। और कहते हैं कि ये युद्ध के मैदान से गोरी को लेकर भाग गए। अब ये भाग गए, गोविंदराज के 2 दांत टूट गए। लेकिन इस सेना का सबसे कमज़ोर पॉइंट जो था वो ये था कि इन्होंने भागती हुई गोरी की सेना का पीछा नहीं किया। अगर ये चाहते तो उस गोरी की सेना का पीछा कर कर कुछ सैनिकों को मार सकते थे या उनको डरा धमका सकते थे कि वो दोबारा आक्रमण करने का साहस ना करें। अब जैसे ही तराइन का प्रथम युद्ध खत्म हुआ, पृथ्वीराज चौहान वापस अपने घर। बात नई नई थी 1191 में, और इधर संयोगिता से इनका विवाह हुआ था इसे उस टाइम पर। अब ये भाई साहब घर आकर वापस प्रेम प्रसंग में लग गए क्योंकि नई नई पत्नी थी इनकी। अब ये तो भूल गए कि हमने किसी शत्रु को पाल लिया। लेकिन कहते हैं कि कोई अगर एक बार थप्पड़ खा लेना तो हमेशा बदले की भावना उसके अंदर रहती है। उसको तो पता रहता है कि कब हमें बदला लेना, लेकिन देने वाले को ये पता नहीं कि ये कब बदला लेगा। वही बात हुई तराइन का द्वितीय युद्ध। कुछ 1 साल गोरी ने गजनी जाकर वापस अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। और कहते हैं कि एक बार गोरी बैठा था और एक चींटी बार बार दीवार पे चढ़ रही थी, गिर रही थी, चढ़ रही थी, गिर रही थी। एक ऐसा समय आया कि वो चींटी दीवार पर चढ़ गई। तो गोरी को वहाँ से सीख मिली कि आखिर अगर मैं एक बार और आक्रमण करूँ पृथ्वीराज चौहान पर, दिल्ली पर, तो मैं इस युद्ध में विजय क्यों नहीं हो सकता। तो उस चींटी से उसने सीख ली। और कहते हैं कि 1192 में वापस मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। वो आक्रमण का वहीं तराइन का द्वितीय युद्ध जो कि हरियाणा के करनाल में स्थित है। इसमें गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ। अब इस युद्ध का
पता जब चंद्रप्रदाय को चला तो चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज से कहा कि महाराज वापस गौरी युद्ध के लिए आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि आ रहा है, तो इन्होंने वापस अपने वही 2 सेनापति गोविंदराज और खांडेराव इनको तैयार कर लिया और बिना मूड के, बिना युद्ध, बिना प्रशिक्षण के सेना लेकर पृथ्वीराज युद्ध के लिए चल पड़ा। कहते हैं कि गौरी ने, इनका एक दूत था जिसका नाम था निवाम उल मुल्क, नाम मिलता है उनका, निवाम उल मुल्क को पृथ्वीराज के पास भेजा दूत बनाकर और कहलाया कि पृथ्वीराज से कि आप गौरी की अधीनता स्वीकार कर लो या इस्लाम स्वीकार कर लो, वो आपको माफ़ कर देगा। पृथ्वीराज ने मना कर दिया। इसके बाद एक कहते हैं कि एक रुकनुद्दीन हमजा नामक एक दूत और था जिसको भी पृथ्वीराज के पास भेजा, लेकिन उन्होंने फिर भी अधीनता मानने से इनकार कर दिया और आखिर में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। कहते हैं कि युद्ध इतना भयानक हुआ, इस युद्ध में आखिर में पृथ्वीराज चौहान की तो पराजय हुई और मोहम्मद गौरी की विजय हुई। अब इनकी विजय होने के बाद अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए कि जब ये विजय हो गया तो क्या पृथ्वीराज चौहान को ये अपने साथ बंदी बनाकर ले गया या इसको मार दिया या इसको अजमेर का शासक वापस नियुक्त कर दिया। तो हम इनमें कुछ विद्वानों की राय देखते हैं। पहली बात है पृथ्वीराज रासो, जो कि इसका ही चंद्रप्रदाय एक दरबारी कविता जिसकी ये रचना है। कहते हैं कि चंद्रप्रदाय और पृथ्वीराज रासो को ऐसा वरदान था या ऐसा कुछ था कि इन दोनों का जन्म मरण एक साथ था, कि मतलब जन्म भी दोनों का एक साथ हुआ तो मरण भी एक साथ हुआ। तो पृथ्वीराज रासो में जो वर्णन दे रखा है पृथ्वीराज चौहान के बारे में तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद, उसमें बता रखा है कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी अपने साथ बंदी बनाकर गजनी ले गया और कहते हैं कि इसको वहीं रखा और इसको अंधा कर दिया। साथ में ही जब इसका दोस्त इसकी खबर लेने गजनी पहुंचा तो कहते हैं कि गजनी पहुंचकर इसके दोस्त ने, किसने, चंद्रप्रदाय ने गौरी से कहा कि महाराज आपके कारागाह में जो एक सैनिक है या एक जो आपका एक बंदी है पृथ्वीराज, वो शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर है, क्यों ना हम उसका ये खेल देखें। तो गौरी ने बुलाया मैदान में और पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने के लिए बोला। तो कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो में वर्णन है कि जब पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर था तो इसी का जो दरबारी विद्वान है, इसका जो दोस्त था जिसका नाम था चंद्रप्रदाय, उसने एक दोहा बोला, 4 बास 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर बैठो गौरी मच चुके चौहान। क्या? 4 बास 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर बैठो गोरी मच चुके चौहान। इस तरह इसने जो दूरी थी सब कुछ उस दोहे के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान को बता दी। जब पृथ्वीराज चौहान ने ये शब्द सुने तो पूरी फिल्म अपने दिमाग में सेट करके वहीं से इसने बाण छोड़ा और वो कहते हैं कि वो सीधा बाण मोहम्मद गौरी के लगा और मोहम्मद गौरी की वहीं पर मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रप्रदाय ने स्वयं पृथ्वीराज चौहान को भी मार दिया और स्वयं भी मर गया। ये तो थी पृथ्वीराज रासो के अनुसार शब्द भेदी बाण की कहानी। इसके बाद एक है इसामी, जो एक सल्तनत कालीन इतिहासकार हुआ। इसके अनुसार कहते हैं कि गौरी के अधीन अजमेर में शासन किया। किसने? गौरी के अधीन अजमेर में शासन किया। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। इसकी पुष्टि के लिए इन्होंने एक तर्क दिया है कि वहां से एक सिक्का प्राप्त हुआ जिसके एक तरफ तो मोहम्मद बिन शाम व दूसरी तरफ पृथ्वीराज अंकित है। क्या? एक तरफ तो मोहम्मद बिन शाम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज अंकित है। मिनाज उज सिराज, ये भी एक सल्तनतकालीन इतिहासकार हुआ। तो मिनाज उज सिराज के अनुसार तराइन के मैदान में ही पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। कहाँ? तराइन के मैदान में। ये तो हुआ इनकी मृत्यु को लेकर। और ये आज के जो अपना सेशन था पृथ्वीराज चौहान, ये यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर कोई दिक्कत हो, कोई बात हो, कोई कंटेंट आपको लगे कि ये इसमें कुछ गलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर उस चीज़ से मुझे अवगत करा सकते हो। तो आप अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लगे रहिए, क्योंकि अब सब
भर्तियों के परिणाम डिक्लेयर हो चुके हैं। तो आगामी भर्ती अभी लगभग बताया जा रहा है कि आने वाली है। जैसे फर्स्ट ग्रेड है तो फर्स्ट ग्रेड बता रहे हैं कि लगभग अगस्त सितंबर तक इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, विज्ञप्ति कभी भी आ सकती है। तो ये फर्स्ट ग्रेड देख लो, सेकंड ग्रेड देख लो, रेट पटवार जो भी राजस्थान के ऑल कंपटीशन है उन सब में के लिए आपके लिए ये क्लासें पर्याप्त हैं। तो धन्यवाद, पढ़ते रहिए।